नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्लांट से रिलेटेड जितने मॉडल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इसके सॉल्यूशंस कराएंगे। वो सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से देख पाएँ और आने वाला आगे जो वीडियोज है, पार्ट्स है, वो भी आपको मिल सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आगे कह रहा है पहला प्रश्न में, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्रियन रोग से संबंधित है। प्रियन रोग जो होता है इससे संबंधित होता है PRPSC। देखिए हमारे शरीर में बनता है पहले PRPC और PRPC बनता है, यही बाद में कन्वर्ट हो जाता है PRPSC। ध्यान रखिएगा, ये सी जो है ये एस के साथ भी लगाया रह सकता है, अलग भी रह सकता है, ज़्यादातर यहाँ लगाया हुआ रहता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मैं टिक नहीं करूँगा, आप बस समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं टिक भी करता चलता हूँ। आगे कहा जा रहा है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है कुछ विषाणु में RNA तथा कुछ में DNA होता है। कुछ विषाणु में RNA तथा कुछ में DNA होता है। अब कैसे समझेंगे, देखिए विषाणु के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। विषाणु जैसे ही किसी प्लांट के टिश्यू सेल में जाए, टिश्यू में जाए या सेल में जाए, सेल कहिए, सेल में जाए या एनिमल के सेल में जाए, तो एनिमल के सेल में DNA से कंपोज हो जाता है, RNA हो जाता है जाकर प्लांट में। विषाणु RNA और DNA दोनों का खेल करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी शैवालों में होते हैं। सभी शैवालों में क्या होते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें होता है क्लोरोफिल A तथा कैरोटीन। ठीक है, क्लोरोफिल A तथा कैरोटीन होता है। 10 क्वेश्चन करा लेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे पीछे सॉल्यूशन के पास और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। 10-10 पे चेंज करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, वर्षों तक बिना नाइट्रोजन खाद मिलाए चावल की अच्छी पैदावार ली जा सकती है, क्योंकि आप जान लीजिए उसमें ऑलरेडी क्या होता है, चावल के खेत में खासियत होता है कि चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीले हरे शैवाल होते हैं। आप जिसको काई बोलते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है, वो ऑलरेडी चावल के खेत में होते हैं, वो नाइट्रोजन उसको देते रहते हैं। तो चावल के खेत में नाइट्रोजन न के बराबर दिया जाता है, बट दिया जाता है। मैं बताता हूँ, जहाँ पानी लगातार जमा हुआ जिस खेत में नहीं होता है वो पीला पड़ने लगता है, तो वहाँ नाइट्रोजन यानी कि खाद छीटा जाता है, यूरिया जिसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड, वहाँ मजबूरी होता है देना। आगे कहा जा रहा है, वह शैवाल जो मसालों में एवं सूप बनाने में प्रयुक्त होता है कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर। कहा जा रहा है इसको बोलते हैं पोरीफायरा। पोरीफायरा ये जो शैवाल है इसका मसालों के तौर पे और खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सूप वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमोनिटा मस्केरिया एक कवक है जो क्या है, तो आप कहेंगे इसका दवाइयाँ बनाने में प्रयुक्त होती है। जानते हैं ये जो अमोनिटा मस्केरिया एक कवक है, इसका दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है, अमोनिटा मस्केरिया। ध्यान रखेंगे जरा। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा कवकनाशी है। कवक को नाशने वाला मतलब मारने वाला कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा, इस ऑप्शन में से कोई भी कवक को मारने वाला नहीं है। इसका आंसर ई देना सही रहेगा यहाँ पे। और कौन है वो आगे हम अभी देखेंगे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है आपका, 1943 में बंगाल में अकाल के लिए कवक तथा उसके पोषक थे। कौन, बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था, तो आपसे कह रहा है चावल का भूरा पर्ण दाग एक बीमारी था। चावल का भूरा पर्ण दाग हेलमिन्थोस्पोरियम ओरिजी द्वारा क्या हो गया था, जितने भी चावल के खेत थे उसमें कवक लग गए थे और इससे क्या हो गए थे, अकाल का सिचुएशन आ गया था, चावल ही नहीं हो पाया था। आगे है, सूची 1 और सूची 2 को मेल करना है। रोग है और कवक है, किस रोग, मतलब कौन से रोग में कौन सा कवक जिम्मेदार है। देखिए, चावल की अंगमारी रोग जैंथोमोनास कवक से होता है। बात समझे, चावल की अंगमारी रोग जो है जैंथोमोनास से होता है। आगे है आपका, आलू का भूरा विगलन रोग, यह स्यूडोमोनास के कारण होता है। ये हो जाएगा स्यूडोमोनास के कारण। और उसके बाद है गेहूं की टुंडू बीमारी, ये है, इसका हो जाएगा 2 नंबर, ये टिक लगाइए, कोरिने बैक्टीरियम। और नेक्स्ट बार सेब की दग्ध अंगमारी, ये होता है इर्विनिया के द्वारा। ये सभी कवक है, ये सभी कवक का नाम है और ये होने वाला बीमारी है।
ये टफ क्वेश्चन में काउंट आता है एग्जाम में, थोड़ा परेशान करता है, लेकिन फिर भी चलिए। चावल की अंगमारी, तो आंसर लगाएंगे जेंथोमोनास। आलू का भूरा बिगलन, स्यूडोमोनास। गेहूं की टुंडू बीमारी, कोरिने बैक्टीरियम। और सेब की दग्ध अंगमारी, इनविर्निया। ऐसे करके आप थोड़ा सा याद रखिए, इसका आंसर बी देना सही रहेगा। फर्न की बीजाणुधानियां उत्पन्न होती है। ये जो फर्न है इसकी बीजाणुधानी पूछ रहा है, उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पोरीफिल के नीचे सतह पर। बी आंसर देना सही रहेगा कि स्पोरीफिल के नीचे सतह पर यह उत्पन्न होता है। अंडरस्टैंड। अधिकांश लाइकेन्स बने होते हैं। लाइकेन में दो चीज होते हैं, एक तो होते हैं हरे शैवाल होगा, बात समझ में आ रहा है। अब फाइकोमोनाइसिटी, एक मिनट रुकिए, नहीं, हरे शैवाल तो होगा, ये होगा, बी देना सही रहेगा। हरे शैवाल के साथ जो रहता है कवक, उस कवक का नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये कवक है और ये शैवाल है, ये दोनों एक साथ रहता है सहजीवी बना के, ठीक है, इसमें लाइकेंस के अंदर। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मतलब जो होता है वातावरण में प्रदूषण, उसका ये सूचक होता है। इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये खत्म होने लगेगा, मरने लग जाता है। आगे है निम्न ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या कहलाते हैं? मॉस है, फर्न है, लीवर बर्ड्स है। इसमें आपसे पूछ रहा है ब्रायोफाइट्स क्या है, तो आप कहेंगे ये जो जितने लीवर बर्ड्स होते हैं ये सभी क्या है? ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। आगे है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा आपका संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। बात समझे? ब्रायोफाइट्स जो है टेरिडोफाइट्स से भिन्न है, क्योंकि टेरिडोफाइट में यह संवहनी ऊतक होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में यह नहीं होता है। अच्छा, मैं यहाँ सॉल्यूशन आपको देना भूल गया, तो 13 क्वेश्चन हो गया। आप चलिए सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं जरा। इसी बुक के लास्ट में सॉल्यूशन भी साथ में देखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्लास में क्या होता है ना कि थोड़ा सा साथ में ही ये चीज़ कवर हो जाता है, अन्यथा आस्कत बोलते हैं ना, रह जाता है। और साथ में सॉल्यूशन देखना सही भी है, एक तरह से पढ़े हैं, अब सॉल्यूशन भी देख लेंगे सभी क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, PRPSC प्रोटीन प्रियॉन रोग से संबंधित होता है। ये जो प्रोटीन है PRPSC प्रोटीन, ये प्रियॉन रोग से संबंधित है, माइंड में रखेंगे। ऐसे रोग संक्रमण कारक जिसमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। मतलब इसमें प्रोटीन तो होता है PRPSC में, बट न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ध्यान रखना होता है। आगे है प्रियॉन पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन जो बीमारी का कारण बनते हैं वे संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। उसमें से कुछ प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। बात समझ में आ रही है? प्रियॉन पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन जो बीमारियों का कारण बनते हैं वे संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। अच्छा, प्रियॉन के दो समरूप होते हैं, ये अभी समझ में आएगा। पहला है PRPSC है। तो PRPC प्रियॉन प्रोटीन कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं और कोशिका सिग्नलिंग और कोशिका आसंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है PRPSC, यह रोग पैदा करने वाला प्रियॉन है और प्रोटीज के प्रति प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीज नहीं, प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधी है। प्रियॉन रोग के उदाहरण है जैसे क्रूट-जलफेल्ट जैकब रोग, घातक पारिवारिक अनिद्रा रोग, कुष्ठ। एक सेकेंड रुक जाइए, लाइट थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, एक सेकेंड, लाइट कटा है। अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि प्रियॉन रोग का उदाहरण बता रहा था, क्रूट-जलफेल्ट जैकब रोग और घातक पारिवारिक अनिद्रा रोग और कुष्ठ रोग, ये सभी क्या चीज का है? प्रियॉन रोग का रीजन है। अंडरस्टैंड, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था उसका सोल्यूशन देखिए, और तीसरा का, दूसरा वाला में कहा जा रहा है कुछ विषाणु में RNA तथा कुछ में DNA होता है। यह कथन सत्य है, ठीक है। विषाणु की विशेषता निम्न है। अनुवांशिक पदार्थ RNA व DNA की उपस्थिति। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA और DNA की इसमें उपस्थिति होती है, पहला विशेषता। अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव, इसीलिए इसको निर्जीव और सजीव के बीच कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें ना क्रिया होता है श्वसन और उत्सर्जन। जब ये किसी कोशिका के अंदर जाएगा तो ही कुछ कर पाएगा। निर्जीवों के समान इसके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। इसको क्रिस्टल बना के जितना समय रखना है रख सकते हैं बना के, जैसे चीनी नमक का क्रिस्टल बनता वैसे।
गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर होता है। पोषी कोशिका के अंदर कहने का मतलब समझे, जैसे किसी भी जीवित कोशिका के अंदर जब ये वायरस चले जाते हैं तब जाके उसका गुणन होता है, मतलब आगे फैलता है। तीसरा क्वेश्चन था, सभी शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन होते हैं। याद रहेगा, सभी शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन होते हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल ए तथा 25% क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें 75% क्लोरोफिल ए और 25% क्लोरोफिल बी होता है। कुछ में कहा जा रहा है विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल के रासायनिक सूत्र निम्न है। जैसे क्लोरोफिल ए जो है नीला होता है और इसका ये सूत्र दिया गया है। क्लोरोफिल बी हरा काला होता है और ये सूत्र है इसका। आगे कह रहा है कैरोटीन नारंगी होता है, इसका सूत्र ये है। और जेंथोफिल पीला होता है, इसका सूत्र ये है। जेंथोफिल पीला ये है, कैरोटीन नारंगी ए है। आगे चला, क्लोरोफिल बी हरा होता है, हरा काला होता है, और क्लोरोफिल ए नीला होता है। ये एग्जाम में नहीं आएंगे सूत्र, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। बस आप देखिए, कोई चीज़ देख लेना, समझ लेना, बुरा नहीं होता है। आगे है कि शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्ति, मतलब पर्णहरित युक्त, शैवाल में पर्णहरित होता है कहने का मतलब पर्णहरित युक्त और संवहन युक्त रहित। संवहन युक्त रहित मतलब संवहन तंत्र नहीं होता है। भ्रूण रहित, भ्रूण नहीं होता है। आत्मपोषी और सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। ये सब इसके कहानी है शैवाल से रिलेटेड। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्षों तक बिना नाइट्रोजन खाद मिला चावल की अच्छी पैदावार ली जा सकती है क्योंकि चावल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीले हरे शैवाल होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नॉस्टॉक, एनाबीना आदि शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शैवाल में कौन है, तो नॉस्टॉक एगो हो गया और एक एनाबीना हो गया। ये शैवाल जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शैवाल में पूछा जाता है, तो नॉस्टॉक एनाबीना याद रखिएगा। आगे कह रहा है कुछ शैवालों का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। नीले हरे शैवाल का प्रयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में स्थापित कर धान फसल के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तथा ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी किया जाता है। नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं। वह शैवाल जो मसालों में सूप बनाने में प्रयुक्त होता है पोरीफायरा, क्या है, इसको पोरीफायरा कहलाता है। आगे कहता है कोंड्रस नामक शैवाल से आयरिश अगर प्राप्त किया जाता है, अगर जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग कारक के रूप में किया जाता है। अगर का प्रयोग। जापान के लोग भूरे शैवाल का प्रयोग सलाद के रूप में करते हैं। फ्यूकस लैमिनेरिया तथा एस्कोफिलम नामक शैवाल जानवरों के खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल खाया जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में अम्बलिकस नामक शैवाल खाया जाता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, अम्बलिकस नामक शैवाल खाया जाता है और स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेटा खाया जाता है। ये सब शैवाल को लोग खाता भी है। 6ठा क्वेश्चन का आंसर बी था कि एमोनिटा मास्केरिया एक कवक है। एमोनिटा मास्केरिया एक कवक है जो दवाइयाँ बनाने में प्रयुक्त होता है। बहुत से कवकों का उपयोग कुछ प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब कवक का क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, एंटीसेप्टिक दवा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। प्रमुख औषधियों एवं कवक का नाम, तो देखिए कौन कौन कवक से क्या क्या दवा बनता है। जैसे सबसे पहले है पेनिसिलिन, जो औषधि है पेनिसिलिन, ये बनता है पेनिसिलियम नोटेडम से, यह कवक का नाम है। अगला है दुर्गोट, ये दवा बनता है क्लेबीसेप्स से। कीटोमीन बनता है कीटोमियम सिंड्राइड से। सिफेलोस्पोरिन बनता है सिफेलोस्पोरियम मिनियम से। ग्रीसिओफ्लिविन पेंसिविलियम ग्रीसियोलम से बनता है। क्लोबिसिन एस्परजिलियस क्लेवेटस से बनता है। ये सारे कवक है, इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प से कोई भी कवकनाशी नहीं है। कवकनाशी का उदाहरण निम्न है, जैसे है मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम और प्रोपिकोनाजोल। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब रासायनिक कीटनाशकों का उदाहरण है। जैसे रासायनिक कीटनाशक, ये कवकनाशक ये तीनों था।
मैं इसमें बताऊँ आपको, कार्बेंडाजिम जो है ये दवा मैं लाया था एक बार। ये क्या था ना, एक फली वाला पौधा होता है, सेम का पौधा, उसमें ना कवक लग जाता है वाइट वाइट टाइप के, तो उस पर ये डालने के लिए लाया गया था। बहुत अच्छा काम करता है। आगे का रहा है ग्लाइफोसेट, ये सब है कीटनाशक, कीड़ा मारने। ग्लाइफोसेट, एसीफेट, डीट, प्रोपोक्सर, मेटल्डिहाइड, बेरिक एसिड, डायजीनाइन, डसवर्न, डीडीटी, मैलाथिनॉन आदि, ये तो सरकार मना भी किया है चला यूज करने के लिए। 1943 में बंगाल में अकाल के लिए कवक तथा पोषक चावल का भूरा पर्ण दाग हेलमिन्थोस्पोरियम ओरिजी था। ब्राउन स्पॉट एक कवक है जो कोलेस्ट्राइल तने, पत्तियों के आवरण, पनीली शाखाओं, दाने और स्पाइकलेट पर हमला करता है, और इससे क्या करता है, पूरा चावल के खेत को बर्बाद करके छोड़ देता है। और ये हम बताए भी थे, चावल की अंगमारी रोग होता है जेंथोमोनास के कारण, आलू का भूरा बिगलन रोग होता है स्यूडोमोनास के कारण, गेहूं की टुंडू बीमारी होता है कारिने बैक्टीरियम के द्वारा, सेब की दंग्ध अंगमारी रोग होता है इरविनिया के द्वारा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कि फर्न की बीजाणु धानियाँ स्पोरोफिल के निचले सतह पर उत्पन्न होती है। फर्न टेरिडोफाइट पादप समूह का उदाहरण है। फर्न बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज से नहीं, ध्यान रखिएगा, बीज से नहीं, और फूल या फल नहीं पैदा होता। इसमें फूल फल ये सब पैदा नहीं होता है, ये सब बातें को समझना है जरा। फर्न के 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे प्रकट, पत्ते और प्रजनन संरचनाएं, जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। ये सब क्या है, 3 पार्ट है इसके, प्रकट, पत्ते और प्रजनन संरचना, जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। 3 प्रमुख भाग है फर्न के। आगे था स्पोरोफिम एक पत्ती है जो बीजाणु पैदा करती है, इससे क्या हो जाते हैं, नए पेड़ बन जाते हैं। अधिकांश लाइकेंस हरे शैवाल एवं लाइकेंस जो होते हैं हरे शैवाल और एस्कोमाइसिटीज के बने होते हैं। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव जो कि एक कवक तथा शैवाल की 1-2 प्रजातियों के सहजीवी के फलस्वरूप बनते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबाआंट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायांट कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है, और मैं बताया था वायु प्रदूषण में कौन सा, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को बताता है। निम्न ब्रायोफाइट्स लीवर बर्ड्स कहलाते हैं। जो निम्न क्वालिटी के ब्रायोफाइट्स है उसको लीवर बर्ड्स के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा ब्रायोफाइट का नाम है जुओप्सिस। क्या है, जुओप्सिस है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा ये ब्रायोफाइट है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे, इतना। आगे कहा जा रहा है स्फैग्नम ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है। ये जो जानते हैं, स्फैग्नम ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयला का निर्माण हो जाता है। अच्छा क्वालिटी का नहीं है, लेकिन निर्माण तो होता है कोयला। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। दिख रहा है, हिपैटिसी या लीवर बर्ड, आगे कहता है मसाई एवं एंथ्रेसी रोटी। कह रहा है प्रोफेसर SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कहा जा रहा है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से संवहन उत्तक की अनुपस्थिति में भिन्न है। ब्रायोफाइट्स की विशेषता और टेरिडोफाइट्स की विशेषता दोनों पढ़ेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम 13 क्वेश्चन तक किए थे, इसको पढ़ के उसके बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन करने, ठीक है। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से संवहन उत्तक की अनुपस्थिति में भिन्न है। ब्रायोफाइट्स की विशेषता निम्न है, जैसे ब्रायोफाइट्स में कहा जाता है ये असंवहनी व स्थलीय व उभयचरी प्रकृति के पौधा है। एक तो संवहनी तंत्र जाइलम फ्लोएम नहीं होता, इसमें स्थलीय एवं उभयचरी है, स्थल पर भी रहता है, लेकिन इसका ज़्यादातर चांस है कि वो दलदली भूमि वाला जगह पे रहेगा, जहाँ से उसका क्या हो सके, उभयचरी होता है, मतलब ये पानी में भी रह सकता है, प्रकृति के पौधे हैं। इसके शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं होता है, जड़ अलग, तना अलग, पत्ती अलग नहीं दिखेगा ब्रायोफाइट्स में। अंडरस्टैंड, न जड़, न तना, न पत्ती दिखेगा। जीवन चक्र में मुख्यतः पौधा युग्म कोभिद या अगुणित होता है, बात समझे, छोटा सा एकदम होता है। इसका बीजाणु भिद युग्म भिद पर आश्रित होता है, बीजाणु जनन के द्वारा इसका होता है। बीजाणु स्पोरोफाइट के संपुट में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स के कहाँ पे बनते हैं, तो स्पोरोफाइट के संपुट में बनते हैं। अब आइए टेरिडोफाइट पढ़ते हैं ना, तो इन दोनों का अंतर अच्छे से क्लियरली माइंड में क्लिक करेगा।
इस सामने ही दोनों रखते हैं। यहाँ देखिए टेरिडोफाइट की विशेषता निम्न है। ये संवहनीय स्थलीय पौधे हैं, मतलब स्थल पे होता है और संवहनीय है, इससे अलग हो गया। इसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, अंडरस्टैंड हो गया। जड़ भी, तना और पत्ती भी होता है। इसका शरीर बीजाणुभिद या द्विगुणित होता है। इसका अगुणित था, इसका द्विगुणित है। बीजाणुभिद युग्म कोभिद पर आश्रित रहता है एवं बीजाणु पत्तियों पर स्थित बीजाणु धानियों में बनते हैं। यहाँ पे बीजाणु जो है स्पोरोफाइट के संपुट में बनते हैं। यहाँ पे क्या है, बीजाणु पत्तियों पर स्थित बीजाणु धानियों में बनते हैं। मतलब फूल इसमें भी नहीं है, बट बीज इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें जड़, तना, पत्ती बना होता है। उतना विकसित नहीं होता, लेकिन होता है टेरिडोफाइट्स में। आगे आप समझ ही गए सारी बातें, अंडरस्टैंड हो रही है। आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे 14 नंबर से डिटेल करने। इससे पहले इसका एक पार्ट और अपलोड कर दिए थे, थोड़ा लेट हो गया ये पार्ट डालने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आप अंडरस्टैंड किए, वहाँ से भी आप जाके देख के समझ सकते हैं कि आखिर क्या बातें हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है, एजोला को एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि, जी हाँ, एजोला एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। तो इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के साथ सहचर्य होता है। ये जो एजोला है, इसका नाइट्रोजन स्थिकारी जो साइनोबैक्टीरिया के साथ है ना, सहचर्य होता है। इसीलिए एजोला को क्या कहता है, जैव उर्वरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ का एजोला की पत्तियां के भीतर क्या होता है, तो कहा जाता है एनाबीना। क्या होता है, एजोला की पत्तियों के भीतर में होता है एनाबीना। ध्यान रखिएगा, एनाबीना। इससे रिलेटेड अभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे जब सोल्यूशन देखेंगे। फिलहाल आइए आगे क्वेश्चंस को समझने का प्रयत्न कीजिए मेरे साथ। एक जलीय फर्न जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा यहाँ क्या मतलब ये है। कहा जा रहा है कि एक जलीय फर्न है जो चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। थोड़ा देर पहले भी चर्चा चला था, तो आंसर क्या हो जाएगा, एजोला। मैं समझे। आगे कहता है टोटीपोटेंसी का आविष्कार किया। टोटीपोटेंसी का आविष्कार किया, तो आंसर क्या देंगे, स्टीवार्ड ने किया था, इसी बंदा ने किए थे। अनिषेचक जनन। अनिषेचक जनन जो होता है, अंड का विकास बिना निषेचन के हो जाता है। मतलब अंडा बन जाना लेकिन निषेचन नहीं होना, मेल गैमेट नहीं मिला लेकिन अंडा निषेचित हो जाता है। बात समझ में आया, अनिषेक जनन कहलाता है। याद रहेगा, बातें हैं इंटरेस्टिंग। निम्न को बोने के लिए कलम लगाई जाती है। कलम लगाना समझते हैं, डाल काट के, केला के पौधा का नहीं, आम का नहीं लगता है। आंसर क्या दीजिएगा, गुलाब का कलम लगाया जाता है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि, बताइए जरा। पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है। क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड पाई जाती है। बात समझे, जैसे गांठ समझते हैं, जैसे ये देखिए, एक गांठ यहाँ, एक गांठ यहाँ, ऐसे करके गांठ गांठ बना रहता है अदरक में, इसीलिए पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैं कैमरा थोड़ा सा मूव करूंगा। हम लोगों ने अभी किया है 20 नंबर। आइए, प्यारा सा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलम 1 में दिए गए फलों के नाम को कॉलम 2 में दिए गए उनके खाने योग्य भाग से मिलाइए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है कि खाने योग्य भाग वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, नारियल का हम लोग एंडोस्पर्म्स खाते हैं। आगे कहा जा रहा है सेब का जो हम लोग खाते हैं ना, उसको बोलते हैं थैलेमस। आगे है रसदार रोम। संतरा का हम लोग खाते हैं रसदार रोम। आगे कहा जा रहा है आम का हम लोग खाते हैं मीजोकार्प। यह है इसका सी आंसर दे देंगे, इसका मतलब। बात समझ में आ रही है, फिर से सुन लीजिए जरा। नारियल का हम लोग खाते हैं एंडोस्पर्म। सेब का खाते हैं थैलेमस। संतरा का खाते हैं रसदार रोम। आगे कहता है आम का खाते हैं हम लोग मीजोकार्प।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 13 तक कर चुके थे। कहा जा रहा है स्वपोषी के जीव होते हैं, स्वपोषी के जीव होते हैं। बताइए जरा स्वपोषी के जीव कैसे होते हैं। कहा जा रहा है जो ठोस तथा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। स्वपोषी के जीव होते हैं वातावरण से, एक मिनट, स्वपोषी के जीव होते हैं वातावरण से बना कार्बन पोषक तत्व के भोजन के रूप में लेते हैं, जो वातावरण से CO2 अमोनिया आदि अकार्बनिक पदार्थ लेकर स्वयं अपने पोषक को तैयार करते हैं, जो ठोस तथा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्त, इसका सॉल्यूशन में अभी हम लोग देखेंगे क्या मतलब है। यहाँ पे थोड़ा सा स्वपोषण समझते हैं, स्वपोषी मतलब खुद का खाना खुद बनाना। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज नहीं कर रहा है। जो ठोस तथा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन और ठोस लेने वाला तो परपोषी होता है, और इसका आंसर इस बुक में दिए हुए है सी। बस समझ में आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं। आगे कहा जा रहा है कुकुरबिटस का करवापन किस वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके गूदे में क्षारीयता के कारण करवापन होता है, अम्ल के कारण खट्टापन होता है, तो इसका क्षारीयता के कारण आंसर हो जाएगा। तो आइए 14 नंबर से सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग 22 को ही देख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग 14 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे 22 नंबर। कह रहा है स्वपोषी के जीव होते हैं अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। स्वपोषी के जीव, स्वपोषित, पोषित, ऑटोट्रॉपिक, प्रकाश संश्लेषण करने वाला, जैसे अधिकतर हरे पौधे, समस्त शैवाल सहित बैगनी, लाल व हरे जीवाणु भी इसमें आ जाते हैं। और रसायन संश्लेषी, नाइट्रोजनकारी जीवाणु हो गया, आयरन जीवाणु हो गया, हाइड्रोजन जीवाणु हो गया, सल्फर जीवाणु और मीथेन जीवाणु हो गए। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए इसका सोल्यूशन में। और कि परपोषित समूह के पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करें, जैसे जीवाणु, कवक और आदि से। ये बड़ा कंफ्यूज मेरे को कर रहा है अभी मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ दोस्त। आप लोग मेरे कंफ्यूजन को दूर करिए कमेंट्स में ज़रा। ये क्या लिखा गया, स्वपोषी के जीव, इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पता है। यहाँ स्वपोषित को ऑटोट्रॉपिक बोल रहा है, तो कह रहा है स्वपोषी के जीव होते हैं जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, उसको स्वपोषी बोलेंगे। ये कैसा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। स्वपोषी तो वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या कार्बनिक रासायनिक संश्लेषण करते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। लेकिन स्वपोषी के जीव, मैं नेट से जरा इसका सर्च करता हूँ, एक सेकंड में वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग भी जरा इसका सर्च करके देखिए तो क्या आंसर होता है, जरा निकालिए। तो ध्यान दीजिए, इसका मैंने निकाल लिया। मुझे भी लग ही रहा था स्वपोषी जीव जो होते हैं, मुझे लगा कुछ और भी इसका इंग्लिश मीनिंग निकलता हो, लेकिन नहीं, यही होगा जो वातावरण से CO2 अमोनिया आदि अकार्बनिक पदार्थ को लेकर स्वयं अपने पोषण को तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको हम लोग स्वपोषी के जीव बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये सी भी नहीं होगा। आइए सोल्यूशन करते हैं, आप लोग भी नेट से निकाल के देख लीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। हम लोग ने किया था 13 तक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। अब हम लोग कहाँ से करने जाएंगे, तब 14 नंबर से करेंगे। आराम से देखिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी मिलेगा आपको। हम लोग करेंगे टोटल 22-23 तक करेंगे। एजोला को एक जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के साथ सहचर्य होता है। याद रखिएगा, यानी एजोला के अंदर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट बनाता है। एजोला को मच्छर फर्न या जलीय फर्न के रूप में भी जाना जाता है। तो एजोला का और भी नाम आपको मिल गया, मच्छर फर्न या जलीय फर्न। आगे है एजोटोबैक्टर मुक्त जीवित डायजोट्रिफिक बैक्टीरिया का एक जीनस है। एजेटोबैक्टर में अमोनिया में रूपांतरण द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहित इसकी कई चयापचय क्षमताएं भी होती है। और भी एजोला के बारे में जानिए। कहता है एजोला के पत्तियों के भीतर एना बीना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कहा जा रहा है एजोला अपनी पत्तियों के भीतर एना बीना के लिए एक बंद वातावरण प्रदान करता है
बदले में एनाबिना वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को अलग कर देता है, जो फिर एजोला के विकास के लिए उपलब्ध हो जाता है। एजोला का चारा पशुओं में फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम की पूर्ति भी कर देता है। एक जलीय फर्न चावल के खेत में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त एजोला होता है। एजोला से रिलेटेड देख रहे हैं, कई क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ लिया। एस्परजिलियोसिस एक हानिकारक कवक जो मनुष्य में एस्परजिलियोसिस रोग पैदा करता है। आगे कह रहा है साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है जिसमें संवहनी उत्तक भी होते हैं। आगे है टोटीपोटेंसी का आविष्कार स्टीवर्ट ने किया था। टोटीपोटेंसी शब्द बर्लैंड ने दिया था। एक कोशिकीय से एक नए संपूर्ण पौधे के बनाने की क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। फिर से सुनिए जरा, टोटीपोटेंसी एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करता है, सेल से बहुत सारे पौधा निकाल लिया जाता है। एक कोशिका से एक नए संपूर्ण पौधा बना दिया जाता है। एक कोशिका से एक पौधा तैयार कर देना। बीजाणुओं और युग्मनज कोशिका टोटीपोटेंसी के उदाहरण है। बीजाणु और युग्मनज टोटीपोटेंट कोशिकाओं में 3 भ्रूण रोगाणु परतों के प्रतिनिधि कोशिकाओं, साथ ही ट्रोफेक्टोडर्म आदि एंडोडर्म और उनके डेरिवेटिव में इन विट्रो में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हैं बातें? सिंपल साधारण शब्द में आपके बीच रख रहे हैं, सारी बात क्लियर होनी चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया है। अनिषेक जनन अंड का विकास बिना निषेचन का है। किसी अंडाणु या मादा युग्मक का बिना निषेचन के ही जीवन का निर्माण करना, जीव का निर्माण करना अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन जंतुओं और पादपों दोनों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंतु एनिमल एंड प्लांट दोनों में, जैसे मधुमक्खी, कुछ विशेष प्रकार की छिपकली आदि में भी अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे यह वंशानुक्रम में गुणसूत्र सिद्धांत का समर्थन करता है। जीवों में पॉलीपोलाइडी पार्थेनोजेनेसिस के कारण होता है। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, द्वारा जनसंख्या में विभिन्नता समाप्त हो जाती है। यह लाभकारी उत्परिवर्ती पात्रों के विकास में मदद करता है। जीवों के गैर अनुकूली संयोजन को नियंत्रित करता है। कोई भी जाति बाइंड नहीं होती है। आगे है गुलाब को बोने के लिए कलम लगाई जाती है। गुलाब के प्रजनन के लिए बीज, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग 4 तरीके होती है। गुलाब के पौधा आप प्राप्त कर सकते हैं इसके बीज से भी, कटिंग लगाकर भी, लेयरिंग से भी और ग्राफ्टिंग से भी, सभी तरीका से प्राप्त करते हैं। कटिंग वनस्पति प्रसार की एक तकनीक है जिसमें तने, जड़ या पत्ती की कटिंग का एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग विभिन्न पौधे के हिस्सों को जोड़ने और उन्हें एक पौधे के रूप में विकसित करने का एक तरीका है। ग्राफ्टिंग आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्टिंग द्विबीजपत्री में होता है, याद रखिएगा। लेयरिंग किसी पौधे के तने को जमीन पर झुकाने और झुके हुए क्षेत्र में जड़ें उगाकर उसे एक पौधे में विकसित करने की एक विधि है। एग्जाम्पल में बॉक्सवुड और हनीस्कल आदि। लेयरिंग का मतलब है जमीन में तना को दबा देना थोड़ा सा जो झुक गया है, और वहां से जब जड़ पैदा हो जाएगा तो पीछे वाले पार्ट को काट के उसको नया पौधा बना लेना। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में पौधे के उत्तकों से एक संपूर्ण पौधे उगाने की विधि है। बात समझे? उसके उत्तक से या सेल से ही, उत्तक से जब पौधा बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन, टोटीपोटेंस कहते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें पर्व और पर्म संधियां पाई जाती है। तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां यानी नोड्स एवं कल्लिकाएं, बड्स तथा सल्क पत्र यानी बल्ब पाए जाते हैं। भूमिगत तने अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कंद, ट्यूबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा मैं कह दूं कि अभी जितनी बातें आपने पढ़ा उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट पे आप आ चुके हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता है बच्चा फंस जाता है। कैसे? आलू क्या है? तो ये कंद है, ट्यूबर है। अच्छा, आलू को आप धन कंद नहीं कह सकते, प्रकंद नहीं कह सकते, सल कंद नहीं कह सकते। दिस इज द डिफरेंस। आलू क्या है? ट्यूबर है, कंद है, क्योंकि इसमें भी नोड और इंटरनोड होता है, आंख होता है। आगे जैसे प्याज, लहसुन, प्याज लहसुन सल्क कंद होता है। अच्छा, सल्क का मतलब होता है छिलका। प्याज लहसुन में छिलका उतरता है ना ऊपर से, इसीलिए सल्क कंद बोलते हैं। बल्ब, तो ये आराम से याद रहता है, प्याज लहसुन। और आलू को कंद याद रखिए, ट्यूबर। आगे कहता है कॉर्म, धन कंद इसको बोलते हैं, जैसे बंडा, अरबी, जमीकंद,
केसर, जमीन के अंदर जिसको क्या बोला जाता है, ये सब निकलता है, फल बड़े बड़े जो होते हैं, अलुआ वगैरह ये सब जो निकलता है वो सब नहीं, अलुआ तो दूसरा चीज़ हो गया, वो तो जड़ के अंदर आ जाता है। अरबी तो आप जानते ही होंगे, अरबी तो खाते ही हैं सब लोग। अरबी, जमीकंद, ये सब जो है, अभंडा, ये सब धन कंद का उदाहरण है। कॉर्म आया कहता है कि प्रकंद, राइजोम, राइजोम जैसे हल्दी हो गया, अदरक, केली, केला, फल आदि, बहुत सारे फल भी आते हैं, केला हो गया, केली हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या प्रकंद। अब सोचिए कहाँ अदरक और कहाँ केला, समझ रहे हैं, कहाँ हल्दी, ये सभी क्या चीज़ में आ जाता है, प्रकंद है, राइजोम बोलते हैं इसको। प्रकंद में आ जाता है क्या क्या, हल्दी, अदरक, केला, केली, फल। घन कंद में, कॉर्म में आ जाता है बंडा, इसको बोला ओल, जी हाँ ओल, अरबी, जमीकंद, जमीन के अंदर निकलता है, ये सारी हो गया। अरबी, अरुआ, ये सब भी है। आगे कह रहा है सलकंद में आ जाता है प्याज, लहसुन। सलकंद में तो दो ही है, प्याज, लहसुन, याद रखना है। और कंद, ट्यूबर, आलू, इतने में से आता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़े बात को लेकर, समय इस पे दिया क्योंकि हमको पता है यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसको अब इंपॉर्टेंट किसको इंपॉर्टेंट ना कहूँ। नारियल का हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, 1000 बार एग्जाम में आया हुआ होगा। सेब का हम लोग थैलेमस खाते हैं। संतरा का हम लोग रसदार रोम खाते हैं। आम का हम लोग मीजोकार्प खाते हैं। ये एग्जाम में आया है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये कई बार आया है और ये कई बार आया हुआ है। मीजोकार्प खाते हैं आम का, ध्यान रखना है। आगे पढ़िए, ये तो मैं बता ही दिया 22 नंबर में। यहाँ गड़बड़ है, स्वपोषी के जीव होते हैं जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, नहीं इसको स्वपोषी नहीं, इसको परपोषी बोलते हैं। गड़बड़ दिया है। स्वपोषी का ये सब एग्जाम्पल है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अधिकतर हरे पौधे समस्त शैवाल सहित होता है। बैंगनी, लाल और हरे जीवाणु भी होते हैं इसमें। रसायन संश्लेषी वो होते हैं जो स्वपोषण का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या करता है, कोई नाइट्रोजन जीवाणु वाला काम करता है, नाइट्रोजन पकड़ लेता है, कोई आयरन जीवाणु हो गया, हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, मीथेन जीवाणु, ये सब इन चीज़ों से ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। आगे है कि परपोषित समूह के पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। नेक्स्ट कहा जा रहा है कुकुरबिट का करवापन उनके गुदे में, एक मिनट, कितना क्वेश्चन हम लोग किए थे, हाँ यहाँ तक किए थे। कुकुरबिट का करवापन उनके गुदे में क्षारीयता के कारण होता है। कुकुरबिटेसी फूलों वाले पौधे का लौकी परिवाद है, जो खीरे, स्क्वैश, खरबूजे, खीरा और कद्दू जैसे अपने खाद्य फसलों के लिए जाना जाता है। ये सब कुकुरबिटा में आता है। करेला में करवाहट मेमोर्डिसीन के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेला का करवापन कैसे होता है, तो इसको बोला जाता है मेमोर्डिसीन। आगे था मिर्ची का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। तो ये सब एकदम रटना है, ये सब चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट है। सुपर हिट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर से पढ़ दे क्या, मिर्ची में तीखापन कैप्सेसिन के कारण, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण, करेला में करवापन मेसोडीसीन के कारण, और कुकुरबिटा का करवापन इस क्षारीयता के कारण होता है। जितना है लौकी परिवार में आता है, खीरा, स्क्वैश, खरबूजे, खीरा, कद्दू, ये सभी चीज में। फिर से आ गया ये टॉपिक, स्टार लगा देता हूँ फिर से। मैं वहाँ चलता हूँ, पहले इसको पढ़ दूँ, फिर इसका क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं किया है तो क्वेश्चन करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लीची का हम लोग भ्रूण खाते हैं, अब पूर्ण बीज भी, पूर्ण बीज और भ्रूण दोनों चीज़ खाते हैं लीची का। फिर से लीची मांसल बीज चोल भी बोलते हैं, वो भी खा लेते हैं हम लोग। नारियल का भ्रूण तथा भ्रूण पोष खाते हैं। अखरोट का हम लोग पालीवत बीज पत्र खाते हैं। आम का हम लोग मांसल मध्य फल भित्ति खाते हैं। केला का मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति तथा बीजांडासन सभी खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते इसका, सिर्फ छिलका छोड़ देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। तो अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा लगा लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो चलिए 4 नंबर का जवाब दीजिए, 24 नंबर का जवाब दीजिए। अभी सेब तथा नाशपाती में खाए जाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ तो जवाब दे पाएंगे। तो अंतः फल भीति खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, सेब तथा नाशपाती के अंतः फल भीति बोलते हैं इसको। मूलांकुर रेडिकल्स के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है। मूला अंकुर के अलावा कहीं से भी जो जड़ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अपस्थानिक मूल के रूप में हम लोग जानते हैं। जो पौधे अपना भोजन चुस्कांगो यानी हस्टोरिया द्वारा अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जानते क्या करते हैं, किसी और पौधा पर चला जाना और उससे अपना जड़ जैसा होता है उस पर चिपका देना पौधा पे और उससे अपना भोजन प्राप्त करना,
परजीवी होता है। कहता है कोशिका भित्ति की समर्थ एवं दृढ़ एक पदार्थ के कारण होते हैं जो कहलाता है। कोशिका भित्ति में क्या ऐसा है जिसका वो दृढ़ होता है, मतलब स्ट्रांग होता है? तो आंसर क्या कहिएगा? सेल्यूलोज के कारण। आगे कह रहा है एक पौधे पर फल लगते हैं और इसमें संवहन उत्तक युक्त स्तंभ तथा मूसला जड़ पाया जाता है। अच्छा, मूसला जड़ है, मूसला जड़, ध्यान रखिएगा, यह पौधा होता है। तो आंसर क्या दीजिएगा इसका? हो जाएगा एक तो आवृत बीजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पौधे पर फल लगते हैं तो आवृत बीजी, और एक बीज पत्री होगा। मूसला जड़ की वजह से क्या हो जाएगा? ये एक बीज पत्री में अंतर आ जाएगा। संवहनीय उत्तक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोजन ऊपर को गति करता है। जाइलम द्वारा ऊपर को अकार्बनिक भोजन गति करता है। कार्बनिक भोजन ऊपर तथा नीचे को फ्लोएम द्वारा गति करता है। संवहनी उत्तक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोजन ऊपर को गति करता है। पहली नंबर बात, जाइलम द्वारा भोजन का कोई गति नहीं होता है, ये सिर्फ जल को और खनिज लवण को ले जाता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, कार्बनिक भोजन ऊपर और नीचे को फ्लोएम द्वारा गति करता है। ऊपर और नीचे कहने का मतलब ये तो सही बात है, हर जगह ले जाता है। सी आंसर होना चाहिए इसका। बुक में ए दे रहा है, फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोजन ऊपर की ओर गति करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नीचे भी लाता है। तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो पता चल जाएगा गलत है सही है, क्योंकि हम लोग जैसा कि अभी तक पढ़े हैं यही हम लोग जानते हैं कि हर जगह वो ले जाता है, फ्लोएम फूड को फैलाता है, द्विदिशीय मूवमेंट इसका होता है। तो इसका सी प्रॉपर आंसर लग रहा है, बट इसका ए दे रहा है इस बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व विभुजोत की उत्तरदायी होता है। अब देखिए, पार्श्व विभुजोत मोटाई बढ़ाता है, मोटाई में वृद्धि कराएगा। बात समझ में आ रही है? ये पौधा की मोटाई बढ़ाता है। आगे आपका कैम्बियम को, यही बात, मोटाई। कैम्बियम को पार्श्वीय विभुजोतक क्यों कहते हैं? इससे पादप की लंबाई नहीं, अक्ष की मोटाई बढ़ती है। पादप अक्ष की मोटाई बढ़ती है। तो 31 का क्या हो जाएगा? एक मिनट, इससे पार्श्वीय शाखा ये हो जाएगा, इससे पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स, पट्टियां हैं, ये तो समझ रहे होंगे। इसको बोलते हैं द्वितीयक, हाँ यही होगा, द्वितीयक बलकुट तथा कॉर्क की वार्षिक वलय इसको बोलते हैं। आइए 24 से क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं 32 तक। चौबीस नंबर तो अभी हम लोग कर लिए थे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है सेब तथा नाशपाती में खाया जाने वाला भाग क्या है? अंतः फल भित्ति खाते हैं। लीची का हम लोग पूर्ण बीज भी खाते हैं, इसी को हम लोग मांसल बीज चोल भी कहते हैं। आगे तो नारियल का भ्रूण तथा भ्रूण पोष खाते हैं। अखरोट का पावलित बीज पत्र खाते हैं। आम का मांसल मध्य भित्ति खाते हैं। केला का मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और बीजांडासन सभी खा जाते हैं। मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। जड़ों के प्रकार जैसे मूसला जड़, टैप रूट बोलते हैं। इस प्रकार की जड़ में, गौर से सुनिएगा, मूलांकुर विकसित होकर एक अन्य जड़ का निर्माण करता है। इस प्रकार की जड़ द्विबीजपत्री में होते हैं। द्विबीजपत्री में टैप रूट होता है, मूसला जड़ होता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसका ट्रिक देंगे, आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए आगे। अपस्थानी, अच्छा इसको कैसे, जैसे गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर, मूली, ये सभी क्या है में द्विबीजपत्र होता है, ध्यान रखिएगा। गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, और इसमें द्विबीजपत्र होता है, इसमें टैप रूट होता है, मूसला जड़ होता है। देखिए जब आप देखेंगे द्विबीजपत्री निकलेगा, ऐसे शेप में आएगा। पहले इसका जड़ एक लंबा सा जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे फूटेगा और ऊपर पत्ती का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सीधा निकल के जाता है नीचे। इससे आराम से याद रहता है कि दो ही बीज पत्र जिसमें होता है, आम वगैरह का गुठली जब पैदा होता है देखेंगे, दो बीज यहाँ लगा रहता है और एकदम टैप रूट सीधा जाता है नीचे। याद हो गया? आगे आइए,
जैसे गजरा हो गया, शलजम, चुकंदर, मूली, सब हो गया। अपस्थानिक जड़ें क्या है? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ें अपस्थानिक जड़ कहलाती है। जनन मूल अनेक पौधे की जड़ों पर बनी अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करती है, ऐसी जड़ें को जनन मूल कहते हैं, जैसे शकरकंद हो गया, परवल, इपेकाक आदि। इसमें जनन मूल का मतलब क्या है? जहाँ से अनेक पौधे की जड़ों पर बनी अपस्थानिक कलिकाएं, नीचे से जड़ के पास से कुछ एक्स्ट्रा कलिकाएं निकल जाती है जो नए पौधे का निर्माण करती है, ऐसे जड़े को जनन मूल के रूप में जानते हैं। जैसे शकरकंद हो गया, परवल हो गया, इपेकाक हो गया आदि। आगे परजीवी मूल। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि वे दूसरे पौधे पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के पौधे परजीवी कहलाते हैं। छब्बीस नंबर का रहा है, जो पौधे अपना भोजन चूसकांगों द्वारा अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं वह परजीवी होते हैं। ठीक है। मृतोपजीवी पौधे वर्ग में वे विविध पोषी पौधे आते हैं जो जीवों के मृत सड़ते हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार की पोषण विधि को पोषण की मृतोपजीवी विधि कहलाता है। परजीवी का है जैसे पूर्ण परजीवी, जैसे स्तंभ परजीवी अमरबेल हो गया। अमरबेल ऐसा है किसी पौधा के ऊपर रहेगा, स्तंभ परजीवी है ये, और पूर्णतः परजीवी है। और मूल परजीवी जैसे गठवा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, इंदुगी हो गया, ये सभी पूर्ण परजीवी है। आंशिक परजीवी क्या है? जैसे आंशिक स्तंभ परजीवी और आंशिक मूल परजीवी, जैसे चंदन हो गया, स्ट्राइगा हो गया, गन्ना व ज्वार हो गया, समझे, ये सभी आंशिक रूप से परजीवी में आता है। और आंशिक मूल परजीवी कहलाता है। और आंशिक स्तंभ परजीवी में होता है बिस्कम, लोरेंथस और मिसलेटा। बहुत बार एकदम नया नाम सुनने को मिला होगा, लेकिन क्या करिएगा, सुनिए इसको। अगला टॉपिक है आपका कि कोशिका भित्ति की समर्थ एवं दृढ़ एक पदार्थ के कारण होता है जिसे सेल्यूलोज बोलते हैं। पादप कोशिका भित्ति की विशेषता निम्न है। इनमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रसधानियां वैक्यूल्स बरी होती है, प्रायः कोशिका अंग सेल ऑर्गेनेल झिल्ली युक्त होते हैं और गोल्जी उपकरण कम विकसित होते हैं। आप अभी क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? तो इसको बोलते हैं पादप कोशिका की बात कर रहे थे आप। अगला टॉपिक है एक पौधा। एक पौधा पर फल लगते हैं और इसमें संवहन उत्तक युक्त स्तंभ तथा मूसलाधार तंत्र पाया जाता है। यह आवृत बीजी एवं एक बीज पत्री होता है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, ये क्वेश्चन का आंसर इस बुक में गलत दिया है। लिखा गया है एक पौधे पर फल लगते हैं और इसमें संवहन उत्तक युक्त स्तंभ तथा मूसलाधार पाई जाती है। जानते हैं मूसलाधार को टैप रूट बोलते हैं। और ये द्विबीजपत्री का गुण है, ना कि एक बीजपत्री का गुण है। आंसर ए होगा। आवृत बीजी तो होगा और साथ में द्विबीजपत्री होगा। अभी जब मैं सोल्यूशन यहाँ पे करा रहा था आपको, मेरा सट से नजर गया कि आंसर दिया हुआ है गड़बड़। देखिए यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे भी करा रहा था आपको, मेरे माइंड में फट सी ना यहाँ गया, कह रहा है एक पौधा पर फल लगते हैं और इसमें संवहन उत्तक युक्त स्तंभ तथा मूसलाधार पाई जाती है। यह आवृत बीज एवं एक बीजपत्री पौधा है। जी नहीं, एक बीजपत्री नहीं है, यहाँ हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधा है। बात समझे? इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। अच्छा, यहाँ पे गुण जरा पढ़ते हैं। ये जो लिखा गया देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। आवृत बीजी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। इसके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, ये सही बात है। इसमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी रूप में हो सकते हैं, ये भी सही है। इसका संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है, सभी सही है आवृत बीजी के बारे में। एक बीजपत्री के, अच्छा यहाँ देना चाहिए था द्विबीजपत्री का गुण, लेकिन एक बीजपत्री का दिया। आप देखते हैं यहाँ गड़बड़ है कि सही है। इसके बीजों में केवल एक बीजपत्र होते हैं, सही बात है। इसके जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि टैप रूट होगा तो बहुत विकसित हो जाएगा। बात समझे? ये सही गुण है इसका। इसके पुष्पों के भाग 3 या उसके गुणांक में होते, ये भी सही है। संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बात सही है यहाँ लिखा गया, समझे? आंसर बस गड़बड़ था, जो कि आंसर मैंने आपको सही कर दिया, ए होगा आंसर। चलिए, संवहनीय उत्तक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में कथन सत्य है कि फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोज ऊपर
को गति करती है। अभी ये क्लियर होगा यहाँ भी। जाइलम जल संवहक ऊतक होता है। इसके प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज वर्णों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना है। जटिल ऊतक में आ जाता है दारू जिसको जाइलम बोलते हैं और फ्लोएम को फ्लोएम बोलते हैं। वाहिकाएं यानी वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक और काष्ठ तंतु ये सभी है जाइलम का चालनी अवयव। शाखित कोशिकाएं बास्ट तंतु और फ्लोएम मृदुतक ये सभी किसका है? फ्लोएम के पार्ट है। अब एक चीज़ समझिएगा जरा, यहाँ क्या रहा है, संवहनी ऊतक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में कथन सत्य है कि फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोजन ऊपर की ओर गति करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं फिर से एक बार इस पर मंथन करता हूँ, क्योंकि देखिए खाली पढ़ना जरूरी नहीं है, बातों को समझना है कि कहाँ गलती हो रहा है, क्या है। देखिए, संवहनीय ऊतक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में निहित कथन का सत्य है। फ्लोएम द्वारा कार्बनिक भोजन ऊपर की ओर गति करता है। आगे कह रहा है कार्बनिक भोजन ऊपर तथा नीचे को फ्लोएम द्वारा गति करता है। तो इस पे इन दोनों पे आंसर में गड़बड़ी है, मैं जरा चेक करता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, ये भी पकड़ा गया। इसका आंसर मैं सही बोल रहा था आपको, सी ही होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों होता है क्योंकि द्विदिशीय होता है। जाइलम का काम है एक दिशीय फ्लोएम। ठीक है, इसका ट्रिक भी मैं कई बार देता हूँ, आपको अभी फिर से बोल देता हूँ। जाइलम जड़ से, गौर से सुनिए, जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक एक दिशीय मूवमेंट कराता है। फ्लोएम फूड को, गौर से सुनिए, फ्लोएम फूड को पूरे पेड़ में फैलाता है। ये है ट्रिक याद रखने का। तो ये भी मैं आपको बता दिया क्लियर करके कि यहाँ गड़बड़ सरबर पकड़ लिया 2-3 अभी तक के। संवहनी ऊतक द्वारा पदार्थों के परिवहन के बारे में कथन सत्य है कि फ्लोएम द्वारा भोजन ऊपर, और यहाँ लिखना होगा तथा नीचे गति करता है। जाइलम जल संवाहक ऊतक है, ये सही है। इसका ये तो समझ ही गए, सारी बात तो देख ही लिया भाई। पार्श्व विभुजोतिक मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा। विभुजोतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी कोशिकाओं को समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होती है, यानी टूटने की। विभुजोतक ऊतक 3 प्रकार के होती है। शीर्षस्थ विभुजोतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आगे करा पार्श्वीय विभुजोतक, आगे करा अंतर्वेशी अथवा अंतर्विष्ट विभुजोतक। देखिए, शीर्षस्थ विभुजोतक कहता है यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पे होता है और पत्तियों के अग्र भाग पर पाया जाता है। इन ऊतकों के निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने की लंबाई बढ़ता है। और याद रखिएगा, इसमें ना बहुत सारा मात्रा में क्या रहता है, सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है वो वैक्यूल बहुत कम रहता है, न के बराबर। पार्श्वीय विभुजोतक, इसमें विभाजन केवल अरीय दिशा में होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ऊतक का निर्माण होता है। ये मोटाई बढ़ने में हेल्प करता है। अंतर्वेशी अथवा अंतर्विष्ट विभुजोतक, जड़ तथा तनों की गौर से लंबाई में वृद्धि के कारण यह शीर्षस्थ विभुजोतक से अलग हो जाता है तथा अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित नहीं होता है। यानी ये क्या है ना कि जैसे शीर्षस्थ विभुजोतक का ही ये भाग है, वो आगे बढ़ते जाता है, पीछे छूटते जाता है। ये भी बढ़ता है लेकिन बहुत स्लोली। कैम्बियम से पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती है, इसलिए कैम्बियम को पार्श्वीय विभुजोतक कहते हैं। पार्श्वीय विभुजोतक ऊतक जड़ तथा तनों में पार्श्वीय भाग में पाए जाते हैं। आगे कहता है पार्श्वीय विभुजोतक में विभाजन केवल अरीय दिशा में होती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक ऊतक का निर्माण होता है। पार्श्वीय विभुजोतक ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप जड़ तना की मोटाई बढ़ती है। जड़ तना की पार्श्वीय विभुजोतक से बढ़ती है। पार्श्वीय विभुजोतक के उदाहरण जैसे एधा कैम्बियम हो गया और कॉर्क कैम्बियम हो गया। यानी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम एधा और कॉर्क एधा दोनों होता है। आगे कहा जा रहा है कि वार्षिक बलय एनुअल रिंग्स सामान्यतः द्वितीयक बलकुट तथा कॉर्क की पट्टियों से बनते हैं। बहुवर्षीय पौधे के तनों में द्वितीयक जाइलम की परतें सकेंद्रीय रूप से बनती है। यह पौधे को अनुप्रस्थ काटने पर रिंग के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसके वार्षिक बलय अथवा वृद्धि बलय भी कहते हैं। एक वर्ष में एक वसंत काष्ठ और एक शरद काष्ठ बनती है, इन्हें सम्मिलित रूप से वार्षिक बलय कहते हैं। अंडरस्टैंड। प्रत्येक वार्षिक बलय एक वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। एक वृक्ष में उपस्थित वार्षिक बलयों को गिनकर उसकी लगभग आयु की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 32 क्वेश्चन तक हम लोग ने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि सारे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देख लेंगे फटाफट। कह रहा है एक कोशिका से दूसरी में जल की गति की दिशा एवं दर आधारित होता है। इसका क्या मतलब दिखा रहा है, मतलब निकल रहा है।
देखिए, एक कोशिका से दूसरी में जल की गति की दिशा एवं दर आधारित होता है। किस चीज़ पर आधारित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विसरण दाब न्यूनतम पर। स्फीति दाब पर नहीं होता है, भित्ति दाब पर नहीं होता है, विसरण दाब न्यूनतम पर होता है, विसरण दाब के आधार पर। ठीक है, आगे कह रहा है जब चुकंदर की जड़ों की स्लाइसेज धोकर ठंडे जल में रखते हैं तो एंथोसायनिन बाहर नहीं निकलता है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा? एंथोसायनिन के लिए अपारगम्य हो जाती है इसी वजह से। अभी क्या है ना, अभी डिटेल जब सोल्यूशन पे चलेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा इसका। कह रहा है तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में स्टोमेटा को बंद करने के लिए आवश्यक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल का बनना। तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में स्टोमेटा को बंद करने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका आंसर है एब्सिसिक अम्ल का बनना। पादपों में उत्सर्जन की दर निर्भर क्या चीज़ पे करती है? पौधा है, उत्सर्जन तो हो रही है, तो आंसर है प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वायु, इन सभी चीज़ पे डिपेंड होती है। अभिवृद्धबीजी पादपों में शर्करा का कौन सा प्रकार स्थानांतरित हो जाती है? आपका आंसर हो जाएगा सुक्रोज होती है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का स्थानांतरण कैसे होता है? आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाओं के द्वारा। ग्रैन्स में होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2 से 100 थाइलेक्वाइड्स होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, ये आपके स्क्रीन पर, कि दिन के प्रकाश के समय श्वसन की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है और उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पन्न ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आप समझिएगा ज़रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन समझिए। दिन में प्रकाश, देखिए, दिन के प्रकाश के समय श्वसन की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा हो रहा है। उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पन्न ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए यहाँ पे गड़बड़ है भाई मेरे। उपभोगिता की अपेक्षा उत्पन्न ऑक्सीजन के अनुपात क्या है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न ज़्यादा होता है। एक अगर यूज हो रहा है तो 10 ऑक्सीजन यूज करता है पौधा, ये आंसर होगा इसका। यहाँ पे पलट दिया ना, यहाँ पे शुरू में लिखा और बाद में पलटा, यहाँ पे पलट दिया, तो इसके हिसाब से आंसर दिया 1 और 10 हो जाएगा। एक अगर उपयोग करता है ऑक्सीजन तो वो 10 दे रहा होता है। कोशिका अंगक जो प्रकाशीय श्वसन के लिए होते हैं वे क्या है? कोशिका अंगक जो प्रकाश संश्लेषण कराता है, आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम तथा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द इम्पोर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट होता है। नीचे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के किस पद में प्रकाश की सीधी आवश्यकता होती है? कोई तो पद होगा, उस पद के बारे में पूछ रहा है। आपका आंसर जाएगा CO2 के अपचयन के लिए। यहां है कि पर्णहरित का अवशोषण स्पेक्ट्रम, पर्णहरित का अवशोषण स्पेक्ट्रम, आंसर हो जाएगा 1 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को अनुमानित करता है, ठीक है। व्याख्या करता है कि क्लोरोफिल क्यों एक हरा वर्णक है, और प्रदर्शित करता है कि प्रकाश के कुछ रंग दूसरों की अपेक्षा अधिक अवशोषित होती है। सारे आंसर सही है, डी आंसर इसका देना सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? जो बाहरी त्वचा है उसका कार्य कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। 1 मिनट। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, पौधे को संरक्षित करना और प्रकाश संश्लेषण करना। जानते हैं बहुत सारा पौधा का बाह्य त्वचा जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा होता है। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। 1 मिनट देखिए तो इसका आंसर में क्या दिया है। 1 सेकंड जरा रुकिए, 44 का आंसर जरा सर्च किया जाए। पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल इतना कितना है दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मार देते हैं। लेकिन प्रकाश ये देना सही है, ऑप्शन के हिसाब से ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर लग रहा है। लेकिन ये जान लीजिए त्वचा जो होता है बाहरी, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता।
ऐसा मेनली एक चीज़ जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो वो कहाँ होता है, बाहरी त्वचा पर तो होता नहीं, अंदर होता है, इसलिए इसको हम टिक मार सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण करना जो है बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को डैश कहते हैं, इसी को परागन बोलते हैं। ये क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसको परागन प्रोसेस बोलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रीसिया। आगे था निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, इस ऑप्शन में कौन संबंधित नहीं है थैलोफाइटा से, तो पहला ही होगा मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा से संबंधित आपका नहीं है। आगे कह रहा है कि वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक धारण नहीं करता है। समझे क्या है क्वेश्चन, की वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो दृढ़ उत्तक। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कठोर कोशिका भित्ति, क्या आंसर देंगे आप, ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। समझे, ये लचीला होता है, ये कठोर कोशिका भित्ति, एक सेकेंड, एरेनकाइमा पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कठोर होता है, माफी चाहते हैं, कठोर कोशिका भित्ति स्क्लेरेनकाइमा में ही होगा। अलैंगिक प्रजनन होता है, यह आंसर क्या हो जाएगा, कम विकसित जानवरों और पौधे में अलैंगिक होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिका होती है, मृत कोशिका कहाँ होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा में मिलेगा, क्योंकि ये दृढ़ है, अभी ऊपर हमने देखा दृढ़ है, तो इसी में मरा हुआ मिलेगा उत्तक। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कर लेते उसका सोल्यूशन देखेंगे, इसीलिए करा दे रहा हूँ। प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता, आपका आंसर हो जाएगा सरसों में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से किसको डालिएगा, तो आप कहिएगा कलमी पौधा, 2 बीज पत्र नहीं होता है कलमी पौधा में, तभी तो कलम लगाया जाता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ये तो अलग से क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का, क्या आंसर दीजिएगा, परिवर्तित नहीं होता है। ठोस जब तक पिघल रहा है, यानी बर्फ जब तक पिघल रहा है ना, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहता है, पूरा जब तक पिघल ना जाए। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी हो जाती है, दिमाग लगाइएगा, अभी आपने देखा है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में कि ये बहुत कठोर होता है, बात समझे, उत्तक जो होता है बहुत कठोर होता है, तो किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है लिग्निन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, इस पर फोकस करिए, नहीं है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो इसका आंसर आप दे देंगे जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम और फ्लोएम ये सरल नहीं है, ये जटिल उत्तक में आता है। आगे है डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, बीज है लेकिन खाद्य भंडार के रूप में काम करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीज पत्र। आगे कहता है पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, फूल के एकदम बीच में क्या रहता है, उसको बोलते हैं अंडप यानी कार्पेल्स। पुंकेसर अलग हो गया, ये तो मेल पार्ट है, पंखुड़ी अलग है, अंडप हो जाएगा कार्पल्स। ऑप्शन भी पढ़ेंगे ना तो अपने पकड़ लेंगे आप। आगे है 2 क्वेश्चन ही बचा है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि हो जाएगा आपका, एक तो होता है पार्श्विक विभजोत्तक से होता है, एक मिनट नहीं रुक जाइएगा, क्या करा, पौधे में प्राथमिक वृद्धि जो होता है वो करने वाला है आपका, इसका आंसर दीजिए ना आप, दीजिए अंतर्वेशी विभजोत्तक हो जाएगा और शीर्ष विभजोत्तक, सबसे ज़्यादा तो इससे बढ़ता है, और उसका अंतर्वेशी विभजोत्तक इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, बाद में हो जाएगा वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। अच्छा, पराग कण किस में पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, यहाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर पराग कोश में पाए जाते हैं, एंथर बोलते हैं इसको, एंथर में पाए जाते हैं। बीजांड तो लेडीज पार्ट है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पे ही लगा रहता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 33 से था मेरा सोल्यूशन करना, तो 33 से करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने रहा 33 नंबर क्वेश्चन। थर्टी थ्री कर रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल की गति की दिशा एवं दर विसरण दाब न्यूनतम पर आधारित होता है। पौधे में विसरण का महत्व निम्न है,
पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन व CO2 गैसों का विनिमय विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में जल वाष्पन अंतरकोशिकीय स्थानों में रंध्रों द्वारा वातावरण में विसरण द्वारा ही निर्मित होता है। खनिज लवणों के आयनों का निष्क्रिय अवशोषण भी विसरण द्वारा ही होता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी विसरण द्वारा ही होता है। स्फीति दाब सामान्य एक कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। स्फीति दाब जो है सामान्यतः कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। तो इतनी बातें समझ में आई। आगे है आपका कि जब चुकंदर की जड़ों को स्लाइसेज धोकर ठंडे जल में रखते हैं तो एंथ्रोसाइनिन बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली एंथ्रोसाइनिन के लिए अपरागम्य होता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक रूप से परागम्य है क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक अणुओं और छोटे ध्रुवीय अणुओं की लिपिड परत के माध्यम से फैलने की अनुमति देता है, लेकिन आयनों की अनुमति नहीं देता है। यह बड़े ध्रुवीय अणु झिल्ली के माध्यम से फैल नहीं सकते हैं, इसीलिए। आगे है तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्था में स्टोमेटा को बंद करने के लिए एब्सिसिक अम्ल का बनना आवश्यक है। सुन रहे बात? तीव्र सूर्य के प्रकाश तथा तीव्र शुष्क अवस्थाओं में स्टोमेटा को बंद करने के लिए एब्सिसिक अम्ल का बनना आवश्यक है। रंध्र यानी स्टोमेटा पौधे की कोशिकाओं के बाह्य त्वचा में स्थित विशिष्ट छिद्र होते हैं। ये पौधे में CO2 और O2 के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियंत्रण विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें रक्षक कोशिका या गार्ड सेल द्वारा कहा जाता है। गार्ड कोशिकाओं में स्फीति दबाव गार्ड कोशिकाओं के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करता है। रंध्रों को खुलना और बंद होना प्रकाश, तापमान, CO2 और आर्द्रता जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। आगे है पादपों में बाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वायु पर निर्भर करता है। बाष्पोत्सर्जन पादपों के वायवीय भागों के जीवित उत्तकों से बाष्प के रूप में जल की हानि है। एकदम गौर से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। पादपों में बाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता इन सारी चीज पर निर्भर करता है। बाष्पोत्सर्जन पादपों के वायवीय भागों के जीवित उत्तकों से बाष्प के रूप में जल की हानि होती है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में पाई जाने वाली विशेष संरचनाओं द्वारा होती है, जिन्हें रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। एक बड़े सतह क्षेत्रफल वाले पत्ते में छोटे सतह के क्षेत्रफल वाले पत्ते की तुलना में उच्च बाष्पोत्सर्जन दर होगी। सरस जेरोफाइट्स में न्यूनतम बाष्पोत्सर्जन होता है। आगे कहता है मेसोफाइट में अधिकतम बाष्पोत्सर्जन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि सरस जीरोफाइट में न्यूनतम बाष्पोत्सर्जन और मेसोफाइट में अधिकतम बाष्पोत्सर्जन होता है। ये है जलीय पौधा, जल के पास रहता है। ये है आपका शुष्क वाले जगह पे रहता है, मरुस्थल वगैरह में। आवृतबीजी पादपों में शर्करा का सुक्रोज प्रकार स्थानांतरित होता है। आवृतबीजी पौधे पुष्पीय होते हैं। आवृतबीजी पौधे जितने होते हैं पुष्पीय होते हैं, जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस है। ठीक है। फ्रुक्टोज, जिसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फलों शहद और सब्जियों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक सरल शर्करा है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों को संवहनी उत्तक फ्लोएम और उसके घटकों द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। पादपों में परिवहन की इस प्रक्रिया को विलय का स्थानांतरण कहा जाता है। चालनी नलिकाओं के फ्लोएम उत्तक में चलनी प्लेटें होती है। इस चलनी प्लेटों में छिद्र होते हैं, जिनमें होकर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंडम गुजरते हैं। दबाव प्रवाह परिकल्पना वह प्रक्रिया है जो शर्करा को स्रोत से सिंक तक स्थानांतरित करने में शामिल है। आगे है पौधे में शर्करा का स्थानांतरण निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। स्रोत पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित ग्लूकोज सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज कहाँ सुक्रोज में हो गया? यह सुक्रोज सक्रिय परिवहन द्वारा साथी कोशिकाओं में फ्लोएम चालनी ट्यूब कोशिकाओं में चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फ्लोएम में हाइपरटोनिक, ये गलती लिख दिया, यहाँ पे एकले होता, टोनिक स्थिति उत्पन्न होती है। निकटवर्ती जाइलम में मौजूद पानी परासरण द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। इसके कारण ऑस्मोटिक दबाव बनता है और दबाव फ्लोएम रस को कम दाब वाले क्षेत्र में ले जाता है। शर्करा के निकल जाने पर उत्पन्न ऑस्मोटिक दबाव कम हो जाता है तथा फ्लोएम में उपस्थित जल बाहर निकल जाता है। ग्रैन्स में 2 से 100 थैलेक्वाइड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा।
फिर से सुनिए, ग्रैन्स में 2 से 100 थैलेक्वाइड्स होते हैं। थैलेक्वाइड्स एक पौधे के कोशिका और साइनोबैक्टीरिया के क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्ली से बंधे आंतरिक डिब्बे को संदर्भित कर रहा है। बात समझ में आ रही है? थैलेक्वाइड्स झिल्ली से बना होता है, जो थैलेक्वाइड ल्यूमेन के चारों ओर से घिरे रहते हैं। ग्रेना बनाने के लिए थैलेक्वाइड्स डिस्क के दर को व्यवस्थित किया जाता है। एक ग्रेना के भीतर 10 से 100 थैलेक्वाइड्स होते हैं और एक पौधे की कोशिका में लगभग 40 से 60 ग्रेना होते हैं। देख रहे हैं कितना जटिल ये चीज है। दिन में प्रकाश के समय श्वसन की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है। उपयोगिता की अपेक्षा उत्पन्न ऑक्सीजन की अनुपात 10:1 होता है। कैसे भाई? उपयोगिता की अपेक्षा उत्पन्न ऑक्सीजन की अनुपात ये है, यहां 1 करिए, यहां 10 कीजिए, मतलब 1 यूज होता है तो 10 उत्पादित होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन श्वसन की तुलना में तेजी से करता है। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन, यह ध्यान रखिएगा, अपचयन प्रक्रिया है जिसमें CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना शामिल है। क्लोरोफिल वर्णक वाले पौधे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीसोम तथा क्लोरोप्लास्ट प्रकाशीय श्वसन के लिए होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, प्रोकैरियोटिक में नहीं बात कर रहा है, यूकैरियोटिक कर रहा है, जिसमें केंद्रक सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है, केंद्रक बढ़िया से विकसित होता है, विकसित सेल कहलाता है ये। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ के जैसा और कण के आकार में संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधे और जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। किसको? नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर जंतु के समस्त में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी भी है। कोशिका में श्वसन यहीं पे हो रहा होता है। कोशिका अंगक को झिल्ली बाध्य कोशिका घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकल झिल्ली बद्ध अंगक, सिंगल मेम्ब्रेस सेल ऑर्गेनेल्स। अंतःपर्दवीय जालिका हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। रसधानी, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं, रसधानी, वैक्यूल्स, ये सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। आगे कहता है द्वि झिल्ली अंगक यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एवं नाभिक। ये तीनों, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए डबल झिल्ली का बना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल झिल्ली से, और नाभिक तो नाभिक है, इसलिए डबल झिल्ली से। तो याद रखने का आसान तरीका। उसके अलावा सभी अंतःपर्दीय जालिका, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह का होता है, एक ACR होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। बात समझ आया? और राइबोसोम और रसधानी और गोल्जी उपकरण, ये सारे क्या है? सिंगल सेल है। आगे है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के CO2 के अपचयन के लिए प्रकाश की सीधी आवश्यकता होती है। CO2 का ऑक्सीडेशन होता है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, उपचयन मतलब होता है रिडक्शन। ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित होती जाती है। इसे प्रयुक्त CO2 के कार्बन का स्वांगीकरण होता है, अतः इस क्रिया के कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, एकदम याद कर लीजिए। 6CO2 12H2O, प्रकाश, क्लोरोफिल रहता है 6C6H12O6, ग्लूकोज है, प्लस स्टार्च भी बोलते हैं इसको। 6CO2 मड भी बोलते हैं इसको। 6O2 प्लस 6H2O, इसका बहुत सारा नाम है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का उपचयन, ऑक्सीडेशन। 1 मिनट। प्रकाश संश्लेषण जल के अणुओं का उपचयन होकर ऑक्सीजन निकलता है। 1 सेकेंड। और प्रकाश संश्लेषण में, ये मैं गलत लिख दिया था, समझे? हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया। यहाँ हो जाएगा, इसको रिडक्शन कैसे लिख दें? रिडक्शन, हाँ। अपचयन मतलब रिडक्शन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तब ध्यान रखिए, जल का क्या हो रहा होता है? उपचयन। और CO2 का क्या हो रहा होता है? अपचयन और रिडक्शन हो रहा था, और कार्बोहाइड्रेट बनता है। मतलब CO2 से कार्बोहाइड्रेट निकलता है और जल से ऑक्सीजन निकलता है। पर्णहरित का अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की अनुमानित करता है।
पर्णहरित का अवशोषण, स्पेक्ट्रम प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की अनुमानित करता है, व्याख्या करता है कि क्लोरोफिल क्यों एक हरा वर्णक है, प्रदर्शित करता है कि प्रकाश के कुछ रंग दूसरों की अपेक्षा अधिक अवशोषित होता है, अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघट्ट के कारण ऑक्सीजन निर्मित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन के कारण ऑक्सीजन निर्मित होता है, यानी जल को टूटकर ऑक्सीजन बनता है, अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। ये सब चीज़ पता होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड नीला रंग का आता है, नीला, जी हाँ, पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण करना। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल जल प्रकाश CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 पानी और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश है। 1 2 3 4 चीज़ हो गया। पत्ती के सेल में जल सिरा के प्राशरण द्वारा एवं वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। गौर से सुने, पत्ती की सेलों में जल सिरा से प्राशरण द्वारा तथा वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। आगे था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, और अपचयन मतलब रिडक्शन अभिक्रिया है, मतलब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, दोनों मिलाकर। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है लाइन है। आगे कह रहा है एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन होता है और परपरागन होता है। स्वपरागन सेम फूल पर जब मेल गैमेट गिर के उसी फूल पर रह जाए तो स्वपरागन, और एक फूल से दूसरे फूल पर चला जाए तो परपरागन। चाहे एक ही पौधा का 2 फूल क्यों ना हो, फिर भी परपरागन। जयांग में अंडप होते हैं, इसके मुख्य भाग है जैसे अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। जयांग पुष्प का मादा भाग है, लेडीज फीमेल भाग है, और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं और ये मेल पार्ट है। आगे है रीसिया पौधे थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होते हैं। रीसिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। जरा ऊपर करके मैं समझाऊँ फिर से एक बार। ये रीसिया पौधे थैलोफाइटा समूह के वर्गीकरण नहीं है, रीसिया ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। कहता है मार्केंसियाई में मुख्य वंश रिक्सिया और मार्केंसिया है। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा इसको अंडरलाइन करिए। थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा में पहला थैलोफाइटा ही है 1 नंबर में, ब्रायोफाइटा 2 नंबर में है, बात समझे। तो थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। शैवाल में 3 वर्णक होते हैं, क्लोरोफाइसी हरा वर्णक कहलाता है, रोडोफाइसी लाल वर्णक और फियोफाइसी ये भूरा वर्णक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुने होंगे रेड शैवाल और ब्राउन, हरा, ग्रीन, तो ये सभी यही है। मार्सिलिया थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। कहा जाता है मार्सिलिया तथा सिरेप्टोपेप्ट्रिस जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। लाइकोकोपोडियम जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग जीवाणु दवाई के रूप में किया जाता है। आगे है ये तो बता ही दिया, लाइकोकोपोडियम जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग बीजाणु दवा के रूप में किया जाता है। स्फेगनम ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन ये जो लिखा गया है मार्सिलिया थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। मार्सिलिया तथा सेरेप्टोटेरिस जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। लाइकोकोपीडियम जैसे टेरिडोफाइटा का प्रयोग बीजाणु दवाई के रूप में होता है। स्फेगनम ब्रायोफाइटा का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। यहाँ तक बता चुके थे। वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें जीव द्रव नहीं होता है। दृढ़ उत्तक, इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ उत्तक कॉर्टेक्स पेरिसाइक्लिक संवहन मंडल में पाया जाता है। आगे कहा जा रहा है आपका कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कठोर कोशिकीय भित्ति पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा का ये बात कर रहा है, कठोर भित्ति पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा अस्थायी उत्तक सरल उत्तक होता है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक अस्थायी सरल उत्तक होता है। ये उत्तक की कोशिका मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है।
अच्छा, आप कहेंगे कि सर अभी पीछे जो बोल रहे थे आप, क्या नाम था उसका, दृढ़ उत्तक, तो स्क्लेरेनकाइमा और दृढ़ उत्तक एक ही चीज़ है, ध्यान रखिए। आगे कहता है ये उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है, इसमें जीभ द्रव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। कोलेनकाइमा उत्तक पौधे के नए भागों पर पाए जाते हैं। पेरेनकाइमा के कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी होती है, पेरेनकाइमा के कोशिका में एक रसधानी होती है बड़ी सी। कोलेनकाइमा उत्तक में नए भाग में पाए जाते हैं। आगे है कि कैल्शियम प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधे में होता है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मतलब निषेचन जो होता है फैलोपियन नली में होता है, भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है, ये ध्यान रखना है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन और मुकुलन द्वारा तथा लिंग प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है, लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। आगे कहता है पोरिफेरा संघ के प्राणी में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार की होता है तथा निषेचक आंतरिक होता है। समझ में आ रही है बातें। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत सेल से बनी होती है। दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों से नुकीली होती है। इसमें जीभ द्रव नहीं होता है। इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा है ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान ही नहीं रह जाता। मृदु उत्तक पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी तथा अनियमित आकार की होती है। ये मृदु उत्तक की बात कर रहा है, पेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा तो जम गया है। इसमें सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक भी पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक जिसको कोलेनकाइमा की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी एवं अंडाकार या बहुभुजी, जीवित एवं रसधानी युक्त होती है। प्राकृतिक वनस्पति जनन सरसों में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति जनन सरसों में नहीं पाया जाता। सरसों शुष्क फल का उदाहरण है जो सेल्यूकुआ के अंतर्गत आता है। सरसों कुशीफेरी कुल के पौधे हैं। कुशीफेरी कुल के पौधे में मूली, शलजम आदि भी आते हैं। कपास, भिंडी, गुड़हल, मालवेसी कुल के पौधे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। कपास, भिंडी, गरहुल, मालवेसी कुल के पौधे हैं। नाशपाती, बादाम, सेब, रोजेसी कुल के पौधे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है ये सबको। नेक्स्ट है आपका कि कलमी पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। आवृत बीजी उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें पौधे जड़, पत्ती, फूल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के 2 विभाग किया जाता है, एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। एक बीजपत्री पौधे जिसके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। एक बीजपत्री कुल में सिलियेसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी आदि आते हैं। द्विबीजपत्री पौधे कुल में कुर्सीफेरी, मालवेसी, रूटेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, कंपोजिटी आदि आते हैं। अंडरस्टैंड। बातें छोटी है लेकिन काम की है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है, मतलब मजबूत होता है। ठोस में केवल अंतरान्विक अंतराल के कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इस कारण इसमें उच्च घनत्व और असंपीडित होती है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्थित को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल की एक नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। इसकी भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइक्लिक और संवहन मंडल में पाया जाता है। ये जो आपको स्क्लेरेनकाइमा है कहाँ होता है, कॉर्टेक्स पेरिसाइक्लिक और संवहन मंडल में पाया जाता है। जिस पौधे में रेखा उत्पन्न होती है उसमें इस उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे की यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मजबूती देता है। मृदुतक उत्तक के कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। मृदुतक उत्तक एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मृदुतक मतलब जो फैलता है। जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं, चालनी उत्तक भी कहते हैं। स्थूल कोण उत्तक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी देता है। बीज पत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। पुष्पोद्भिद यानी पैनेरोगैम या फूल वाला पौधे के 2 उपसमूह में बांटा जाता है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स कहा जा रहा है। पौधे के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को 2 भाग में बांटते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है जैसे लहसुन, प्याज और खजूर।
लहसुन, प्याज और खजूर, इस समय एक बीज पत्र होता है। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जैसे सेब, शलजम, कपास, ये सभी के बीच द्विबीज पत्र होता है। आगे कह रहा है पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। यह पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र होता है। यह अंडपों यानी कार्पल से निर्मित होता है। ये जयांग की बात कर रहा है। आगे कह रहा है आकारीय दृष्टि से अंडप एक वर्टिकल मुड़ी हुई पर्न है जिसके जुड़े हुए किनारे पर बीजांड में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज प्रायः 2 या 6 पेटल से बना होता है। दलपुंज प्रायः रंगीन होता है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि सी अंतर्वेशी विभोजोतक और डी शीर्ष विभोजोतक से होती है। ये सी डी वही ऑप्शन का दे रहा है। अंतर्वेशी विभोजोतक और शीर्ष विभोजोतक से होता है। ये सब प्राथमिक वृद्धि है। विभोजोतक उत्तक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी कोशिकाओं के समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होती है। डेवलपमेंट की गुण इसमें सबसे ज़्यादा होती है। आगे है कि विभोजोतकी उत्तक को स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। शीर्षस्थ विभोजोतकी उत्तक, पार्श्व विभोजोतकी उत्तक और अंतर्वेशी विभोजोतकी उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित में होता है एवं लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व स्थित विभोजोतक उत्तक यह उत्तक जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में उपस्थित होते एवं द्वितीयक वृद्धि करते हैं। अंडरस्टैंड। अंतर्वेशी विभोजोतक की उत्तक यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच में पाई जाती है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित भी हो सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन का सल्यूशन यहाँ से देख लेते हैं कि पराग कोश में पाए जाते हैं। परागणों के पराग कोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागन होता है। अच्छा, मतलब उस पेड़ के एक और कोई फूल है उसी पेड़ का उस पर जा रहा है तो स्वपरागन। परपरागन जब एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे की स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो उसे पर परागन कहते हैं। पर परागन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु, कीट, जल, जंतु किसी के द्वारा भी परागन होता है। तो यहाँ पे दोस्त हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कई क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी टीचर का तैयारी कर रहे हो या किसी भी जॉब का तैयारी कर रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है क्लास। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो आने वाला है चैप्टर 2 बायोलॉजी का मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। क्या आपको लगता है इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में? तो आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जैसे ही इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ, क्लास अपलोड करूँ। तो चलिए आज का सेशन अगर अच्छा लगा लाइक करिए वीडियो को और कमेंट्स में कुछ जाकर जरूर आप लिखिए जो आपको अच्छा लगा या क्या नहीं लगा, क्या सजेशन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।